साल 2003 आंध्र प्रदेश के सीएम पर एक आईडी से बहुत बड़ा डेडली अटैक, एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स। फॉर्चुनेटली इनफ वो बच जाते हैं। छत्तीसगढ़ में रिसेंटली एक ऐसा ही इंसिडेंट देखने को मिलता है जब सीआरपीएफ के काफिले पे एक बहुत बड़ा अटैक होता है और काफ़ी कैजुअलिटीज़ भी होती है। सेम ट्रेंड झारखंड में भी देखने को मिलता है। अच्छा, ये ट्रेंड हमें भारत के कई राज्यों में देखने को मिलते हैं, लेकिन इन सारे इंसिडेंट के बीच में एक जो कॉमन वर्ड हमें सुनने को मिलता है वो है नक्सलाइट। तो क्या है इस नक्सलाइट के पीछे की पूरी कहानी जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल दुबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी पर्सपेक्टिव। लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म यानी कि नक्सलिज्म, जिसके फॉलोअर्स को नक्सलाइट कहा जाता है, इसकी जो ओरिजिन है पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में या फिर पूरे भारत में मानी जाती है रशिया के बोल्शेविक रिवॉल्यूशन से। अच्छा, नक्सलिज्म वर्ड जो है वो एक वेस्ट बंगाल के गांव नक्सलबारी में हुए एक इंसिडेंट से ट्रेस की जाती है, जिसकी कहानी हम वीडियो के बाद में बात करेंगे, वीडियो के आगे बात करेंगे। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि भारत 1947 में अंग्रेज़ों के जुल्म से आज़ाद हो जाता है। इस आज़ादी के मायने काफ़ी अलग अलग थे, काफ़ी डिफरेंट तबकों के लिए, काफ़ी डिफरेंट वर्गों के लिए। आज़ादी के कुछ समय बाद ही इन सारे वर्गों को ये समझ में आ गया कि उनके लिए आज़ादी आज भी कुछ बदलाव लेके नहीं आई है। उनके लिए आज़ादी के मायने आज भी वही हैं, गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए होने की। 1953 में भारत सरकार स्टेट एक्विजिशन एक्ट लाती है और साथ ही 1955 में भारत सरकार लैंड रिफॉर्म लेके आती है। अच्छा, इस रिफॉर्म्स के बाद 1955 में ये एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि जो भी जोटेदार होते हैं वो सरकार के इस रिफॉर्म से अपने आप को बचाने के लिए बड़े गलत तरीके से ज़मीनों का ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देते हैं और इस ट्रांसफ़र के बेसिस पे वो काफ़ी पीजेंट्स, काफ़ी लैंडलेस क्लास को बहुत एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं। इसी बैकड्रॉप में सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसी बैकड्रॉप में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने नक्सलबारी विलेज में किसान सभा को आयोजित किया। 1962 का समय आता है। 1962 भारत और चीन का युद्ध का समय। अच्छा, इस युद्ध को लेके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बीच में काफ़ी डिस्कशन, काफ़ी डिबेट शुरू हो जाती है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को किसका पक्ष लेना चाहिए, कौन सा पोजीशन लेना चाहिए। इसमें जो एक माइनॉरिटी सेक्शन होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में, वो चाइना के साथ जाना पसंद करता है, चाइना को फेवर करता है। इसी डिफरेंसेस के बाद 1963 में सीपीआई में एक स्प्लिट आउट होता है और उस स्प्लिट आउट के बेसिस पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का जन्म होता है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के एक मेंबर चारू मजुमदार इसी मूवमेंट को आगे लेके जाते हैं, इसी मूवमेंट को और एक्सट्रीम बनाते हैं और रेडिकल बनाते हैं। 9 अप्रैल 1965 को चारू मजुमदार एक पत्रक जारी करते हैं जिसमें वो इस मूवमेंट के कई रेडिकल आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं। 3 मार्च 1967 को एक बहुत बड़ी घटना होती है। वेस्ट बंगाल नक्सलबारी विलेज, 3 मार्च 1967 का दिन 150 लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट के लाठियों, तीर धनुष के साथ वहाँ के बहुत प्रोमिनेंट जोटेदार के घर जाते हैं और लगभग 150 केजी के अनाज को लूट कर वहाँ से चले जाते हैं। इस नक्सलबारी इंसिडेंट ने भारत में नक्सलवाद मूवमेंट की नींव को रखा था। अच्छा, इस इंसिडेंट के बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट थी यानी कि सीपीआईएम, वो काफ़ी डिलेमा में थी, काफ़ी कन्फ्यूज़न में थी कि उसे इस इंसिडेंट को कैसे लेना चाहिए। इसमें जो एक बहुत बड़ा फैक्शन था जो एग्जीक्यूटिव कमेटी को हेड कर रहा था सीपीआईएम की, उसने इस इंसिडेंट को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया और चारू मजुमदार को भी क्रिटिसाइज़ किया। ऐसा फैक्शन भी था जो चारू मजुमदार की फ़िलॉसफी को मानता था और उसी फैक्शन के साथ चारू मजुमदार ने 1969 में सीपीआईएमएल की गठन की यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिन। अगस्त 1967 में मदुरई में एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट की मीटिंग होती है जहां पे इस नक्सलबारी इंसिडेंट को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है और साथ ही
चारू मजुमदार की लीडरशिप पे भी काफ़ी क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। इस इवेंट के बाद, मदुरई मीटिंग के बाद, जो फैक्शन है चारू मजुमदार का, वो काफ़ी डिसइल्यूजन फील करता है और इसी बेसिस पे आगे चलकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिन की फॉर्मेशन भी की जाती है। मदुरई मीटिंग के बाद चारू मजुमदार की जो फैक्शन थी, उसने नक्सलबारी इंसिडेंट जैसे काफ़ी सारे इंसिडेंट को रेप्लिकेट करने की कोशिश की पूरे भारत में। उनका मकसद, चारू मजुमदार की जो फैक्शन है, उसने अपने इस रिवॉल्यूशन की जो शुरुआत है वो एक ऐसे जगह से की जहाँ पे 90% पॉपुलेशन गिरिजन्स की थी, जो 10% पॉपुलेशन लैंडलॉर्ड से एक्सप्लॉइट हो रहे थे। जगह का नाम था श्रीकाकुलम। श्रीकाकुलम के एक टीचर वी सत्यनारायणन यहाँ के लीडर बनते हैं। वो एक स्कूल के टीचर रहते हैं, लेकिन उनको इस आइडियोलॉजी ने इतना अपीज किया हुआ रहता है कि वो इस मूवमेंट से जुड़ जाते हैं। चारू मजुमदार ने इस पूरे रिवॉल्यूशन को एग्जीक्यूट करने के लिए 3 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया। पहला, जहाँ पे वो वर्किंग क्लास जो कि अर्बन सोसाइटी में काम कर रही होती है, उनसे अपील करते हैं कि वो अपने जॉब को छोड़े, CPIM के मेंबर बने और साथ ही रिवॉल्यूशन के लिए भी काम करे। सेकेंड पॉइंट जो वो बात करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी में, जो कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं, वो उसको छोड़ के इस आंदोलन के साथ लग जाए। और जो थर्ड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात रही थी, वो ये थी कि वो आइडल स्मैशिंग कैंपेन में लोगों को जुड़ाना चाहते थे। ये जो 3 पॉइंट प्रोग्राम था, लोगों को उतना अपील नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिकेबल चीज़ नहीं थी। 1972 में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी साबित होता है। 1972 में चारू मजुमदार को उनकी पार्टी ने अपने मेंबरशिप से एक्सपेल कर दिया। अच्छा, इसी इंटरनल क्राइसिस के बेसिस पे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने काफ़ी इंफॉर्मेशन जुटाई और चारू मजुमदार को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के बाद चारू मजुमदार की कस्टडी में ही डेथ हो जाती है। और इस तरीके से जो भारत में नक्सलिज्म का जो पहला वायलेंट फेज़ होता है, वो चारू मजुमदार की डेथ के साथ ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अगर हम पूरे नक्सलिज्म फेज़ को डिवाइड करने की कोशिश करें तो हम इसे 3 फेज़ में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला फेज़ जो चारू मजुमदार के डेथ के साथ ख़त्म हो जाता है। दूसरा फेज़ जहाँ पे चारू मजुमदार के डेथ के बाद काफ़ी फैक्शनल ग्रुप बनते हैं, जहाँ पे MCC काफ़ी प्रोमिनेंट पार्टी उभर के आती है, काफ़ी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग फैक्शन के फॉर्म में निकल के आती है। थर्ड फेज़ 2004 के बाद CPIM यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट के फॉर्मेशन के बाद होती है, जहाँ भारत में एक बार फिर से एक वायलेंट फेज को देखने को मिलता है। तो आज नक्सलिज्म का भारत में स्टेटस क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट के बेसिस पे जो नक्सलिज्म का इंसिडेंट है या लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म का जो इंसिडेंट है, उसमें 77% की गिरावट आई है। और साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट्स काफ़ी अफेक्टेड थे नक्सलिज्म से, उनमें भी काफ़ी गिरावट आई है। तो भारत में नक्सलिज्म काफ़ी अपने बैकफुट पे जा रहा है, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की काफ़ी सारी इनिशिएटिव्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़, भारत की जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस है, हमारे जवान हैं, हमारे जो सिविल सोसाइटीज़ है, उनके काफ़ी सारे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स रंग ला रहे हैं। तो ये थी पूरी कहानी नक्सलिज्म के पीछे की। हमें आशा है कि आपको पसंद आई होगी। तो ये थी पूरी कहानी इस नक्सलिज्म के पीछे की। मुझे आशा है कि आप इस नक्सलिज्म वीडियो को देख के काफ़ी इन्फॉर्म्ड हुए होंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।